हर रह गुजर पे शम्मा जलाना है मेरा काम, तेवर है क्या हवा के ये मैं जानता नहीं। बातें जन गण मन से, भारत की बात सुनाता हूं चैनल पर हमारी चल रही सीरीज बातें जन गण मन से में आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर अखिल महाजन। आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट रिटायर्ड हैं ESI हरियाणा से। लेकिन आज हम बातें करेंगे डॉक्टर साहब से एक अलग विषय पर। विषय गंभीर है और समाज में हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहले मैं डॉक्टर अखिल महाजन का स्वागत करता हूं। डॉक्टर महाजन, आपका बहुत बहुत स्वागत है सर हमारे स्टूडियो में आने के लिए। आपने समय दिया और बातें जन गण मन से हमारे इस सीरीज के अंदर हम बहुत से समाज में चल रही अच्छाइयाँ भी और बुराइयाँ भी दिखाने का प्रयास करते हैं। आपने 2006 में हेरिटेज कॉटेज एक हाउसिंग सोसाइटी के अंदर घर लिया और जहाँ तक मुझे पता चला कि उसमें लगभग 3000 लोगों को और भी थे जिन्होंने घर लिए। सर, सभी परिवारों को वो पहला झटका कब लगा कि जब ये पता चला कि सब घर तो गया हमारे हाथ से? धन्यवाद नैयर जी। आज आपने जो ये विषय उठाया है ये हमारे आम आदमी से जुड़ा हुआ है और इसके लिए मैं आपके चैनल का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि इतने गंभीर विषय पे पहली बार ओपन चर्चा हो रही है। जब भी कोई आदमी घर लेता है तो ये समझिए कि उसके पूरी जिंदगी की जमा पूंजी उसमें लगी होती है। बिल्कुल ठीक कहा। उसमें उसके 30 साल के कड़ी मेहनत, कड़ा पसीना और हमारे जैसे विकासशील देश भारत के लिए एक पूरे 30 साल की पूंजी बहुत ही मायने रखती है। ये मैंने फ्लैट लिया था 2006 में बुक किया था, लेकिन मुझे कभी भी अंदाजा नहीं था कि बिल्डर्स और अथॉरिटीज का गठजोड़ जी इतना क्रिमिनल है। ये मैं जब इनके चुंगल में आया तो पता चला। जी जी जी। मैं अखबार पढ़ता रहता हूँ। अभी पीछे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा अमरपाली वाले केस में अथॉरिटीज एंड ऑफिशियल्स हैव बिकम थॉरली करप्टेड। ये पूरी वाकया हमारे वाले लाइसेंस में ये पूरा 120% फिट बैठती है। ओ, तो मुझे इस विषय पे मैं पुलिस अथॉरिटी से मिला और जो मुझे सबसे मूव करने वाली बात थी, जिसपे मैं तन मन धन से जुड़ गया इस प्रोजेक्ट में, वो बात थी बिल्डर, पुलिस, अथॉरिटीज रेरा का गठजोड़, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वैसे मैं आपको बता दूं, मेरा रोल मॉडल शहीद भगत सिंह जी, और मैंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा फिरोजपुर से की, जहाँ से मेरे दिल में शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु हमेशा मेरे दिल में रहे और उनसे मुझे बहुत ही प्रेरणा मिलती है। तो मैं जब पहली बार पुलिस अथॉरिटी के पास गया तो बिल्डर ने, लाइसेंसी ने कमेंट किया कि मैं एक ऐसा कॉलेज खोलूंगा जहां से हम लोगों के पैसे लूटेंगे, अथॉरिटी से आप मिलके और कोर्ट खेलेंगे। और उसने एक विडो को बोला कि मैं तेरे को सारी उम्र कोर्टों के चक्कर करवाऊंगा। इस वाकया ने मेरे जमीर को हिला के रख दिया। उसके बाद मैंने प्रण किया कि मैं इस बीमारी को जड़ से मिटाऊंगा। उस दिन के बाद
मैंने ये प्रण ले लिया कि हमें इस विषय पे कुछ ना कुछ करना है। फिर मैंने इस विषय को पूरा कानूनी इसकी बारीकियों को समझा, ताकि जिस बारीकियों के दम पे ये वकील, पुलिस और ये आईएएस अथॉरिटीज लोगों को लूट रही हैं, मेरा सिर्फ एक ही जिंदगी में मकसद अब रह गया, ये सेकंड इनिंग है मेरी रिटायरमेंट के बाद। जी जी जी। तो मेरा था कि किस तरीके से जो मोदी जी का विजन है, जिसमें ये भ्रष्ट जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं ये शामिल है इस लूट में, इनको किसी भी हद तक जाके रोकना है। तो जब पहला झटका मुझे लगा 2009 में जाके, जब पता चला कि लाइसेंसी ने ईडीसी जमा नहीं कराई है और वो मामला सुप्रीम कोर्ट लेके चला गया। क्वेश्चन, आपने प्लॉट बिल्डर ने ऐड दिया, आपने उस ऐड के अकॉर्डिंगली जो भी उनकी रिक्वायरमेंट थी आपने पैसा दिया, फ्लैट बुक कर दिया, और आपके फ्लैट बुक करने के साथ लगभग 3000 और लोग भी थे, सबने ऐसे ही किया। और कुछ टाइम बाद आपको पता चलता है कि बिल्डर ने ईडीसी और लाइसेंसिंग की जो फीस थी वो जमा नहीं कराई। सर ये बताओ, ये ईडीसी लाइसेंसिंग फीस होती क्या है? सर आपने बहुत ही एक खूबसूरत प्रश्न पूछा है, जिसका आम जन को एबीसी नहीं पता। जी बिल्कुल। इस वजह से इन बिल्डरों के चुंगल में आते हैं। जब भी आप कोई फ्लैट या मकान लेते हैं किसी बिल्डर के द्वारा जो डेवलप किया होता है, तो सबसे पहले आपको वो एक एडवर्टाइजमेंट दिखाता है, सुनहरे सपने दिखाता है, बिल्कुल, कि यहाँ पे स्कूल होगा, यहाँ जी, पर जी, अस्पताल होगा, स्विमिंग पूल यहाँ होगा, पे स्विमिंग पूल होगा, यहाँ पे आपके पास क्लब फैसिलिटीज होगी, बिल्कुल, आपके पास रूफटॉप मैनेजमेंट सिस्टम होगा, अच्छा जी, सीवरेज सिस्टम होगा। बिल्कुल। लेकिन जब रियलिटी आती है तो आप देखते हो ये सब एक समझ बात था और ये उड़ जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, हमारी जो ये एक्ट बना हुआ है, एक्ट में सब कुछ का प्रावधान है, लेकिन ये जो हमारा बिल्डर, उसके बाद आईएएस अथॉरिटीज और रेरा का करजोड़ है, ये इसने पूरे सिस्टम को का दुरुपयोग किया है, जिस वजह से ये हमारा सिस्टम चल नहीं पा रहा है। तो इसमें जो मेजर चीज आपकी शुरू होती है वो होती है आपके बिल्डर बायर एग्रीमेंट से, और यहीं से ही आपकी सारी कहानी शुरू हो जाती है। ठीक, क्योंकि आपसे वो बिल्डर बायर एग्रीमेंट पे साइन करवा लेता है, बिल्कुल ठीक। और जो भी टर्म्स कंडीशन होती हैं वो यूनिलैटरल होती हैं, जो कि होम बायर की फेवर में नहीं होती। आई थिंक उसके अंदर जितना मटेरियल लिखा होता है वो कोई भी बायर पढ़ता नहीं है, ना उसके पास पढ़ने का टाइम होता है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक फरमाया। ठीक है ना, क्योंकि गुड फेथ पर यस, बायर की बिल्डर के गुड फेथ पर बायर साइन करता है। और मैं आपको बता दूं यहाँ पे हमारे और जो हमारे होम बायर्स हैं उनके इंफॉर्मेशन के लिए, बिकॉज मेरा बेसिक पर्पज है लोगों को जागरूक करना। जी सर, अभी एक हमारे हिंदुस्तान में एक कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, ओके, जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई भी आप ऐसा बिल्डर बायर एग्रीमेंट यूनिलैटरल नहीं बना सकते, और उन्होंने एक मॉडल इसका ड्राफ्ट भी तैयार किया है। बट दुख की बात है कि ये मॉडल जो ड्राफ्ट है ये इनके बिल्डर्स के ऊपर लागू होना चाहिए। अच्छा। जहाँ पे जो सरकार इस एरिया में वो बिल्कुल साइलेंट है। साइलेंट का मतलब क्या है कि वो इनसे मिली हुई है, वो इस सिस्टम को दुरुस्त करना ही नहीं चाहती। यानी कि आपका ये कहना है कि जो, अगर मैं ऐसे समझूं इसको, जो हमारी बैंकिंग सिस्टम है उसके ऊपर एक रेगुलेटरी है आरबीआई, हाँ जी, ठीक है ना सर। इंश्योरेंस सेक्टर है उसके ऊपर रेगुलेटरी है आईआरडीए। जो बिल्डर्स की लॉबी है, बिल्डर्स एसोसिएशंस हैं या बिल्डर्स हैं सारे, इनके ऊपर है रेरा। आपका कहना ये है कि रेरा को रेरा ना चलाकर कोई और चला रहा है? हाँ जी। इस माल में इसमें रेरा का जो एक्ट है सेंट्रलाइज एक्ट है 2016 में, और उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट की पहल थी कि उन्होंने एक मॉडल ड्राफ्ट बनाया। लेकिन हमारे जो कानून फेडरल स्ट्रक्चर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, उसमें स्टेट्स इनमें कुछ ऐड कर सकती हैं, जो जो चीजें उनको अपने स्टेट के हिसाब से जरूरतें हैं। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जिन अथॉरिटीज के जिम्मे काम डाला हुआ है वो खुद ही इन्वॉल्व है, तो इसलिए उनका इस विषय पे गंभीर ही नहीं। बिल्कुल नहीं होगा। पहली बात तो बिल्कुल। सेकंड मुद्दा ये है कि इस जो रेरा एक्ट बनाया है, ये इसमें एक सेक्शन 37 और 38 है,
अच्छा। हम कोई भी एक जब रेगुलेटरी बॉडी बनाते हैं तो इस सोच से बनाते हैं कि ये गवर्नमेंट को डायरेक्शन देने में सक्षम होगी। पर आपको जान के आश्चर्य होगा कि रेरा एक्ट तो बन गया, लेकिन इनके पास अथॉरिटीज को डायरेक्शन देने की पावर सेक्शन 37-38 में नहीं है। अगर मैं आपको इसका रीजन बताऊं तो आप बड़े हैरान होंगे, क्योंकि उसमें वर्ड लिखा हुआ है सिर्फ डेवलपर, होम बायर एंड रियल एस्टेट एजेंट्स। द वर्ड गवर्नमेंट इज मिसिंग। ओके। एंड मैं बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहा हूँ, ये जो हमारे कॉलोनियल अंग्रेज चले गए, लेकिन हमारे जो नए वाले अंग्रेज आए हैं, जो स्टील फ्रेम आया है, इन्होंने जानबूझ के ये वर्ड छोड़ा है, जिसकी वजह से जो टाउन कंट्री प्लानिंग के डिपार्टमेंट के जो आका हैं वो एक निरंकुश बादशाह बन चुके हैं। ना तो वो किसी से मिलते हैं, उनके यहाँ मिलना असंभव है, इन ऑफिसर से मिलना बिल्कुल असंभव है। मैंने इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को 11 या 12 ईमेल की, लेकिन मुझे नहीं मिले, मुझे उनसे मिलने का मौका नहीं मिला। अच्छा। और जब भी मैं लिख के मांगता था, मेल मांगता था, मुझे कई बार 9 बजे से लेकर 5 बजे तक बैठना पड़ता था, और 5 बजे के बाद वो बुलाते थे जानबूझ के, ताकि डॉक्टर साहब हाथ थक के चले जाए। और कई बार तो ये होता था कि मैं अपॉइंटमेंट मांगता था तो मैं करनाल पहुंचता था, तो करनाल पहुंचते के साहब आज मिलेंगे नहीं आपको। तो यहाँ से आप ड्राइव करके पहले फरीदाबाद से करनाल गए हैं, और वहां जाके पता चल रहा है कि साहब आज नहीं मिलेंगे, आज साहब मिलेंगे नहीं। तो मैं कम से कम आप सोचो कि मैं 100 या 150 चक्कर एक आम आदमी के चंडीगढ़ से, फरीदाबाद से चंडीगढ़ जाना कितना ही असंभव कार्य होगा, लेकिन मेरे मन में ठाना हुआ था कि मैंने कहीं ना कहीं सिस्टम से मेरे को इस देश को आगे लेके जाना है, मोदी जी की तरह 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है, और जो भी मेरी सेकंड इनिंग है जिसमें मैं कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, मैं ये जरूर करूँगा। बिल्कुल। तो एक तो ये एक्ट में खामी है। अब मजे वाली बात सर इसमें एक और चीज है, अब एक आम नागरिक को पता नहीं होता कि मैं इसको अप्रोच कैसे करूं। बिल्कुल ठीक बात है, आम आदमी नहीं जा सकता कि भाई एक्ट में कमी पता चल गई, लेकिन क्या करें। फिर मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग को लिखा एंड लॉ एंड जस्टिस को लिखा। लॉ एंड जस्टिस कहता है ये हमारा काम ही नहीं है। लॉ एंड जस्टिस मैंने आगे डाली कि भाई आप मेरे को जवाब दो, तो भाई उन्होंने मुझे क्या लिख के दिया, ये हमारा काम ही नहीं है, हम तो लॉ बनाने का काम हमारा नहीं है, पार्लियामेंट बनाती है। मैं कही आप मेरी एप्लीकेशन को उस पार्लियामेंट्री लॉ बॉडी का भेज दीजिए, लेकिन मैं दुख से कहना चाहता हूँ वो ये भी नहीं कर पाए। फिर मैंने उस जब आरटी डाली, अपील डाली, तो उन्होंने देख के कि भाई डॉक्टर साहब तो रोक ही नहीं रहे कि भी आगे हाईकोर्ट भी जाएगा, हमारी बेइज्जती होगी। उन्होंने मेरी वो चिट्ठी भेज दी सिर्फ उसी डिपार्टमेंट में जहां से प्रॉब्लम शुरू होती है। ये सबसे ज्यादा एक दुख का विषय है, जिसकी कंप्लेंट करते हो चिट्ठी उसी के पास पहुंच जाती है और हमारा सिस्टम फेल हो जाता है। सिस्टम फेल हो जाएगा, बिल्कुल ठीक कहा सर। अभी जैसे हमारा डिस्कशन चल रहा है, बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं, और ये भी दिख रहा है कि आपने कितनी गहरी और कितनी लंबी लड़ाई लड़ी है। मैं ये जानना चाहता था, और हमारे दर्शकों को भी ये पता चले कि ये ईडीसी और लाइसेंसिंग का जो मसला है ये क्या है। सर बहुत ही बढ़िया उत्तम प्रश्न है कि कोई भी हमारा जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट होता है जी, ये 2016 के बाद इसमें कुछ रेगुलेशन आए हैं, जिसमें कि कोई प्रोजेक्ट जो बिल्डर्स जनता के लिए लेके आएंगे वो रेरा रजिस्टर्ड होना चाहिए, उनके पास लाइसेंस होना चाहिए। और जो मेन मुद्दा है इसमें, मुद्दा ये है कि जो इसमें कानूनी बारीकी ये है कि इसमें एक एक्ट लगता है जिसको बोलते हैं HDRUA एक्ट 1975। और इस एक्ट में सारे प्रावधान हैं कि आपको लाइसेंस कैसे देना होता है। अच्छा, उसमें लाइसेंस देने की विधि बताई हुई है, और उसमें सारी प्रक्रियाएं शामिल हैं, जो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे जो आदमी इस प्रोजेक्ट को बनाएगा उसके पास टेक्निकल फाइनेंशियल कैपेसिटी है, दूसरा उसके पास लैंड बैंक है। इसमें अगर हम समराइज करें तो सबसे पहले है कि उसके पास टेक्निकल फाइनेंशियल कैपेसिटी होनी चाहिए, लैंड बैंक होना चाहिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस होनी चाहिए, इनकम टैक्स सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और ये लाइसेंस होता है ये स्टेट द्वारा दिया जाता है। इसका मतलब ये होता है कि लाइसेंस लैंड एक सोवरेन गारंटी है पब्लिक को
स्टेट ऑफ हरियाणा के द्वारा। तो सर ये जो हमारा बिल्डर प्रोजेक्ट है, ये एक कानून में प्रावधान है जिसको बोलते हैं HDRU एक्ट 1975, उसके तहत गवर्न होता है। इस एक्ट में सारी विधि विधान लिखा हुआ है कि बिल्डर को कैसे लाइसेंस दिया जाएगा। और ये जो एक्ट है ये एक तरह की सॉवरेन गारंटी है रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स जी। एक भारत सरकार का एक एक्ट है जिसको बोलते हैं HDRU एक्ट 1975, उसके तहत गवर्न होता है। ठीक। और इसमें सारी विधि विधान दिया हुआ है कि हमने बिल्डर्स को कैसे कैसे लाइसेंस देना है, और अर्बन प्लानर्स इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें इसका अंग है वो है कि उसके पास, जिसको लाइसेंस सरकार देने जा रही है, उसके पास टेक्निकल फाइनेंशियल कैपेसिटी है, उसके पास लैंड बैंक है, उसके पास इनकम टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट है। कहीं ये तो नहीं कहीं हम इनकम टैक्स क्लियरेंस उसके पास होना और वो लोगों के पैसे लूट के लिए चला जाए। बिल्कुल। इस तरह एनवायरमेंट क्लियरेंस है कि प्रोजेक्ट हमारा किसी एनवायरमेंट फ्रेंडली तो है, कहीं वो पूरे पेड़ काट दे उसके बाद हमारे एनवायरमेंट को नुकसान हो। तो एक तरह का ये जो एक्ट है ये हमारे जनता के लिए बनाया है, होम बायर्स की मदद के लिए बनाया हुआ है, ताकि एक गारंटर शो करे एज ए सरकार, तभी हम किसी प्रोजेक्ट में निवेश करते हैं जहाँ की सरकार की गारंटी होती है। और इस एक्ट की खासियत ये है कि अगर किसी, इसमें अमेंडमेंट आई है कि अगर किसी तरीके से अगर बिल्डर अपने वायदे से मुकरता है तो इसमें 2 या 3 नई अमेंडमेंट आई हैं जो बिल्डर्स की कंप्लेंट को देखते हुए ली गई हैं। पहला तो ये है कि इसमें अगर कोई बिल्डर तय सीमा में अगर आपको हाउस डिलीवर करके नहीं देगा तो सरकार के पास हक है कि उस बिल्डर उस बिल्डिंग प्रोजेक्ट को टेक ओवर कर ले। एक तो पहला कंडीशन है, और खुद बना के दे थ्रू थर्ड पार्टी। ठीक है। सेकंड कंडीशन ये है कि RWO को हैंड ओवर किया जा सकता है। और उसके बाद थर्ड पार्टी को भी जो है अगर म्यूचुअल एग्रीमेंट हो सरकार का और RWO का, तो एक थर्ड पार्टी भी उसको बना के दे सकती है। इवन इन्होंने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक रिजर्व फंड भी बनाया है ऐसे अधूरे प्रोजेक्ट को रोकने का। बट बड़े दुख की बात है कि ये प्रावधान तो हैं लेकिन हम सरकार उस पर कोई बहुत सीरियस नहीं। और एंड रिजल्ट क्या है कि सब जनता के पैसे को लूट के खा रहे हैं और एक कानूनी प्रक्रिया में एक आम आदमी चला जाता है। और आपको पता ही है हमारे देश का हाल कि कानूनी प्रक्रिया कितनी जटिल है। मैं आपको बताऊं, अब 31 मार्च से लेके 10 तक छुट्टियां हैं। अंग्रेज चले गए, उनको गर्मी की छुट्टी भी चाहिए, इनको सर्दी की छुट्टी भी चाहिए, और वैसे भी अब बरसात की छुट्टी, ऑटम ब्रेक हो गई। दूसरा है कि भाई हमारे पास नंबर ऑफ जजेस कम है। तो बहुत ही दुखदाई स्थिति है कि भाई होम बायर की सुनने वाला ही कोई नहीं है और कानूनी प्रक्रिया बहुत जटिल है। तो ये तो है एक नेटशल में HDRU एक्ट के बारे में। और सेकंड बात रही आपके ETC चार्जेस, जहां हम पूछ रहे थे कि जब प्रोजेक्ट को लाइसेंस मिल जाता है तो लाइसेंस मिलने के बाद वो जो बिल्डर है वो ETC चार्जेस लेता है, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस। अच्छा। वो एक्सटर्नल डेवलपमेंट चार्जेस किस चीज के होते हैं? रोड के और सीवरेज के। ठीक है। जो कि बिल्डर द्वारा कस्टमर से लिए जाते हैं और सरकार को जमा कराए जाते हैं। यहाँ भी हमें एक्ट में संशोधन की जरूरत है, क्योंकि फर्क है हरियाणा की अर्बन प्लानिंग पॉलिसी और नोएडा की पॉलिसी में। नोएडा में सरकार जमीन खरीदती है और वो पहले रोड बना के देती है, सीवरेज बना के देती है, तो इसमें ETC चार्जेस का कोई रोल नहीं होता। यहाँ पे हरियाणा में इन्होंने विचित्र स्थिति की हुई है कि भाई इन्होंने बिल्डर्स को खुला हाथ दे दिया कि आप फार्मर से लैंड लो और फिर लाइसेंस लो, जो मेरे हिसाब से गलत है। इसमें बहुत ही बड़ी स्थिति पैदा हुई है कि इन बिल्डर्स ने लोगों को पोस्ट डेटेड चेक दे दिए जो कि मैच्योर ही नहीं हुए। हमारे वाले प्रोजेक्ट में बहुत ही दुख के से कहना पड़ता है, एक प्रोजेक्ट है, एक डेवलपर है ORS, उसकी 25 एकड़ जमीन को लेके उन्होंने इस पे लाइसेंस, जिस पे लैंड लिया उसकी जमीन थी 25 एकड़ इस सेक्टर 89 में, और उसके चेक बाउंस करवा दिए। जब उसने अपने पैसे मांगे तो उसको उसी में FSI दे दी। वो आज 2006 से वो भी हमारे साथ फंसा हुआ है। जिसके पास 25 एकड़ जमीन थी उसकी जमीन भी गई, उसके पैसे भी गए, उसका खुद के पैसे लग गए, वो आज सड़क पे है।
और मजे वाली बात यह है कि उसमें उसका कोई कसूर नहीं है, उस डेवलपर का कोई कसूर नहीं, उसने 70% काम पूरा कर दिया है लेकिन लाइसेंसी ने कुछ किया ही नहीं। तो ये एक बहुत ही गंभीर विषय है कि भाई हमें इनकी माइन्यूट चीजों को देखना पड़ेगा। सेकंड बात थी इंटरनेट डेवलपमेंट वर्क्स, जो आपने प्रश्न पूछा इंटरनेट डेवलपमेंट, जो इंटरनेट डेवलपमेंट वर्क्स क्या होता है, ये इंटरनल रोड्स होती हैं, ये डेवलपर द्वारा बनाया जाना चाहिए, लाइसेंसी द्वारा बनाया जाना। और लाइसेंस के बारे में प्रक्रिया आपको बता ही देगी। अच्छा, एक जैसे अभी बीच में आपने बताया था कि बिल्डर ने जो है लैंड लेकर उसको फिर आगे 5 जगह स्प्लिट किया है उसने। यस, अब होता क्या है कि जो लाइसेंस के टर्म्स कंडीशन के हिसाब से और जो एक्ट के हिसाब से जिसको ही लाइसेंस दिया जाता है उसी को प्रोजेक्ट पूरा करना होता है। बिल्कुल ठीक है। लेकिन इस केस में इन्होंने क्या किया, ये लोग पहले अथॉरिटीज मिली होती है जी, इनकी मोडस ऑपरेंडी बहुत ही क्लियर है। ये लाइसेंस लेती हैं, लाइसेंस लेने के बाद जिस जमीन की कीमत 10 लाख रुपए एकड़ होती है वो रातों रात चेंज ऑफ लैंड यूज के बाद 1 करोड़ रुपए एकड़ हो जाती है। यहीं से हमारा जनता को लूटने का खेल शुरू होता है, जिसमें ये शुरू होता है पॉलिटिकल लेवल पे और खत्म होता है होम बायर्स के बाद। होम बायर्स को इन जटिलताओं का पता ही नहीं होता है। अब हुआ क्या कि लाइसेंस मिला, 10 लाख की कीमत 1 करोड़ में हो गई और उसके बाद ये जो बिल्डर्स हैं इसको एफएसआई को भेज देते हैं। अब जैसे इस केस में जो सेक्टर 89 का टिकावली प्रोजेक्ट है, इसमें 48 एकड़ में लाइसेंस में लैंड ये लाइसेंस मिला था, इसने 5 हिस्सों में बांट दिया। और 2 पार्टनर थे, एक त्रिवेणी पैलेस इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको आजकल मैक्सिमल इंफ्रा कहते हैं, और एक फेरस, इनको दो हिस्से ले लिए। जो मेन लाइसेंसी था सुमित मित्तल और मधुर मित्तल, इसने अपने प्रोजेक्ट को कुछ लोगों से पैसे ले लिए, फंड साइफन कर लिए और उस प्रोजेक्ट को अधूरा छोड़ दिया और अपने ही किसी होम बायर से हाई कोर्ट में केस करा दिया और लिक्विडेशन में चले गए और सारा प्रोजेक्ट खत्म। लिक्विडेशन ईडीसी के पैसे नहीं जमा कराए। पार्टनर्स कौन थे इनके? फेरस और मित्तल ब्रदर्स। फिर फेरस ब्रदर ने अपना काम किया होता, लेकिन ये पैसे देने में दोनों को पैसे देने थे। अब लाइसेंस में तो एक बंदे को पैसे देने होते हैं, कंपनी को पैसे देने होते हैं। अब इन्होंने पैसे नहीं जमा कराए, सुप्रीम कोर्ट में ले गए इस केस को, उसमें 4 साल वेस्ट कर दिया इन्होंने, जब गवर्नमेंट केप्ट साइलेंट। हम बात कर रहे हैं डॉक्टर अखिल महाजन से एक बहुत ही अहम विषय पर, जिसमें बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन बिल्डर्स और जो लोग इन बिल्डर्स से अपने घर खरीदते हैं उनमें किस तरह एक आम आदमी फंस जाता है। डॉक्टर अखिल महाजन से चर्चा जारी रहेगी। अगले एपिसोड देखना ना भूलें। आज का एपिसोड यहीं तक। मैं आपसे इजाजत लूंगा। चलते चलते फिर एक आग्रह कि अगर मेरा प्रयास पसंद आए तो वीडियो को शेयर जरूर करें, क्योंकि शेयर करने से खुशियां बढ़ती हैं। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।